हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर का यह रीजनिंग बुक है। इसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट है दिया हुआ, जिसमें से यह तीसरा सेट होगा। और इससे पहले मैंने 2 सेट ऑलरेडी बना करके डाल चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ये तीसरा सेट का सफर। इसमें आपको 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन मिलेगा और प्रत्येक सेट में 30-30 क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज मेरा भी मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए और आपका भी मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने किया हो कि इसमें 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल दिया हूं, ताकि आप 1 से लेकर के पूरे 30 यानी एक सेट आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रत्येक सेट जो है वह बहुत ही अच्छे ढंग से इसको क्रिएट किया गया है, यानी इसमें अच्छा क्वेश्चन डाला गया है। तो हमें विश्वास है कि आप 50 सेट जाते जाते बहुत अच्छा आपका रीजनिंग हो जाएगा। और इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में पूछने वाला है क्वेश्चन। यदि आप ग्रुप डी का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आता है। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, वह 30 क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप का मिलेगा। ठीक है, अलग अलग चैप्टर का मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला से लेकर के तीसरा क्वेश्चन के लिए, यानी 1 से लेकर के 3 के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित अंश को पढ़े और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। है ना, दिख रहा होगा क्वेश्चन साइड में। पहला बोला है कि विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति हैं और वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दूसरा नंबर बोला है कि वासु विकास के दाएं से तीसरा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 7 व्यक्ति को वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा देते हैं। तो यह वृत्त है और इसका यह केंद्र हो गया, है ना। और 7 व्यक्ति हैं तो इसको बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 व्यक्ति जो है वह वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इधर से लेफ्ट साइड होता है और इधर से राइट साइड होता है। केंद्र की ओर के लिए एंटी क्लॉकवाइज में राइट साइड और क्लॉकवाइज में यानी घड़ी के दिशा में लेफ्ट साइड होता है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर बोला है कि वासु विकास के दाएं से तीसरा। वासु जो है विकास के दाएं से तीसरा है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि विकास को यहां पे लिख देते हैं। विकास के दाएं तरफ तीसरा है ना। तो इसके दाहिने तरफ यानी एंटी क्लॉक में जाएंगे हम लोग दाहिने के लिए। तो विकास के दाएं तीसरा है 1 2 3। तीसरा कौन? वासु। वासु विकास के दाएं तीसरा है। तीसरा बोला है क्या कि वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है। वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है। चौथा बोला है कि वैभव विनोद के दाएं से तीसरा और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहां पे देखिएगा कि तीसरा नंबर बोला है कि वरुण जो है विनय के दाएं दूसरा। तो यहां पे ना वरुण पता चला है और ना ही विनय पता चल रहा है, ठीक है। और विशाल के दाएं से दूसरा है और ना ही विशाल का इसमें पता है। तो कहां लिखेंगे? तो ऐसे प्रश्न को जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो वहां पे क्या करना है कि आपको दूसरा फिगर बनाना है। इसी प्रकार का दूसरा फिगर आपको बना लेना है और देखिए कितना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे क्या करना है कि तीसरा नंबर बोल रहा था इसमें, तीसरा नंबर में कि वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा है। वरुण जो है विनय के, तो विनय को हम यहां पे रखते हैं विनय, और विनय के बाएं से दूसरा है तो बाएं इधर होगा, है ना। पहला दूसरा कौन?
वरुण जो है विनय के बाएं दूसरा है, तो ये हो जाएगा आपका वरुण। वरुण जो है विनय के बाएं दूसरा है और विशाल के दाएं दूसरा है, जबकि विशाल के दाएं दूसरा है। तो देखिए विशाल को हम यहां लिखते हैं, विशाल के बाएं क्या दाएं दूसरा है, तो दाएं इधर से हो जाएगा ये वाला वरुण। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है। वैभव जो है, वैभव वह विनोद के, तो विनोद यहां पे पता नहीं है ना, तो वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए वैभव जो है वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे देखिएगा कि न वैभव यहां पे होगा और न ही यहां पे होगा, यानी वैभव जो होगा न यहां पर होगा न ही यहां पर होगा। तो कहां होगा, यहां होगा चाहे यहां होगा, है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि वैभव को रख देते हैं, यानी वैभव जो है विनोद के दाएं से तीसरा है, तो विनोद के दाएं से तीसरा है, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि विनोद को यहां पे रख देते हैं। तो विनोद के दाएं से तीसरा है, तो देखिए यहां पे विनोद के दाएं 1 2 3, तीसरा हो गया वैभव। और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी वैभव जो है वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो विनोद हो सकता है लेकिन वैभव नहीं हो सकता वरुण का निकटतम पड़ोसी। अब यहां पे देखिए कि 2 स्थान बचा हुआ है और 2 स्थान पर हम लोग को यहां पे रखना है क्या कि यहां पे आप वासु को रख दीजिए और यहां पे विकास को रख दीजिए, क्योंकि इसके बारे में बोला था कि वासु जो है विकास के दाहिने से तीसरा है। तो देखिए यहां पे तीसरा है कि नहीं, तीसरा है ना, तो यहां से ये चीज सेट हो चुका है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विकास के तुरंत दाएं कौन है। तो देखिएगा विकास के तुरंत दाएं कौन है, विकास के तुरंत दाएं कौन है, वैभव है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखिएगा कि विनोद के दाएं से दूसरा कौन है, तो विनोद के दाएं से दूसरा कौन है, तो इसके दाएं से यानी विनोद यहां पे है, विनोद के दाएं से दूसरा कौन है, विकास, तो विकास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि वरुण के बाएं से तीसरा कौन है, तो वरुण कहां है, तो वरुण यहां पे है ना, और इसके बाएं से तीसरा, तो इसका बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा, तो बाएं से तीसरा, तो देखिए पहला वासु, दूसरा विशाल और तीसरा वैभव, तो आंसर हो जाएगा वैभव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ए वाला है और आगे आपको ऑप्शन दिया गया है ना, तो देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको और ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे ये चीज जो है ये मिरर लगा हुआ है, मिरर यानी दर्पण लगा हुआ है। तो इस दर्पण में आप देखिएगा तो कैसा नजर आएगा, तो आप कोई भी चीज आप देखिएगा कि दर्पण में आप क्या करते हैं कि सामने रखते हैं तो उल्टा नजर आता है, यानी ये वाला जो है ये पलट जाएगा, यानी इस प्रकार पलटेगा, यानी इसका जो फिगर बनेगा वह इस प्रकार आपका पलटी मार देगा। कैसे, ऐसे पलट जाएगा, यानी इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा, है ना, यानी इस प्रकार ये हो गया। इसके बाद यहां पे देखिए ये जब पलटी मारेगा तो यहां पे इस प्रकार होगा, WI और N जो होगा वह पलट जाएगा, ठीक है, WIN ये जो होगा ये पलट जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया गया है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना, और इसे बोला है क्या कि अगर इसको हम मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद कैसा नजर आएगा, ठीक है। तो इसको मोड़िएगा, तो यहां पे देखिए कि इसको हम यदि मोड़ते हैं तो ए वाला ऊपर चला जाएगा, ऐसे नजर आएगा। इसको जब इस प्रकार मोड़िएगा तो ए वाला ऊपर चला जाएगा, ए वाला भाग, और ए जो है कोना नीचे आ जाएगा, है ना।
और जब इसको मोड़िएगा तो ऊपर इस प्रकार जाएगा, है ना, और ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ए वाला नीचे आ जाएगा और ए आ जाएगा यहां पे, ठीक है। इसको आप मोड़ते हैं तो ये हो जाएगा इस प्रकार, है ना, और इधर से हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और ए वाला इधर पलट जाएगा, यानी जैसे कि तैसे यहां पे रहेगा और ए वाला चल जाएगा यहां पे, ठीक है। और यहां पे देखिए इसी को आप मोड़िएगा तो ये फिर आ जाएगा आपका इस प्रकार, है ना, और ये चला जाएगा, ये जैसे कि तैसे हो जाएगा यहां पे, और इसको मोड़िएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी इस प्रकार जो फिगर होगा आपका आंसर होगा। तो देखिए फिगर किसमें है इस प्रकार, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा आपको, इसी प्रकार है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी महीने को 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता हो तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए कोई महीना है और उस महीना के 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, यानी 7 तारीख जो है ना वह शुक्रवार, ठीक है। तो बोला कि इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। इसी महीने के 22 तारीख को, ठीक है। तो सोच करके देखिए कि प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होता है कि वह दिन रिपीट करता है ना, यानी प्रत्येक सप्ताह वही दिन आता है। जैसे शुक्रवार यदि 7 तारीख को है तो अगला 7 दिन बाद फिर शुक्रवार आएगा, यानी 14 तारीख को, 7 दिन बाद यानी 14 तारीख हो जाएगा, और 14 तारीख को शुक्रवार आएगा। फिर इसके 7 दिन बाद कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 तारीख को फिर शुक्रवार आएगा, ठीक है। और 22 तारीख को कितना हो जाएगा, शुक्रवार, 21 तारीख और 22 तारीख हो जाएगा शनिवार। तो आंसर हो जाएगा आपका शनिवार, यानी उसी महीने के 22 तारीख को शनिवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 6:20 होने पर 6:20 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए एक इसके लिए सूत्र होता है, आप सूत्र कहिएगा या फिर ट्रिक कहिएगा, यानी m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा m से क्या होता है, मिनट होता है, और h से आवर होता है, यानी घंटा होता है ना। तो m से देखिए मिनट कौन होगा, मिनट ए वाला भाग मिनट होता है और इधर वाला भाग आपका घंटा होता है। तो मिनट के जगह क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, तो 20 गुने 11/2 माइनस h के जगह क्या रखेंगे, 6 गुने 30, इसको काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, 11 दाहे 110 माइनस 36 18 180, 180 में से 110 घटाइएगा तो 70 डिग्री होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 6:20 पर मिनट तथा घंटे के सुई के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपको पासा दे दिया है, लूडो में जो खेला जाता है वो पासा है, और एक ही पासा का 2 प्रारूप दे दिया है। पासा एक ही है लेकिन प्रारूप 2 दे दिया है। एक ही पासा के 2 प्रारूप है, इसे 2 है, 6 है, 4 है, 1 है, 5 है और 3 है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि 4 के विपरीत क्या होगा।
तो 4 के विपरीत क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह जो है यह कौन सा पासा है, साधारण पासा है या फिर मानक पासा है, यानी सिंपल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है, ये चीज हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, तो यह जो है आपका मानक पासा है, ये जो है आपका मानक पासा है। यदि आपको पासा का यानी पासा का वीडियो आपको चाहिए, यदि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा और मैं इसका एक एक करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो यहां पे देखिए मानक पासा में क्या होता है कि दोनों विपरीत अंकों का योग, यानी विपरीत अंकों का योग क्या होता है कि 7 होता है। विपरीत अंकों का योग जो होता है वह 7 होता है, यानी एक अंक ए हो गया और इसका विपरीत अगर बी होगा तो इसका योग क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ये मानक पासा में आप देखिएगा तो 4 का विपरीत क्या होगा? तो 4 का विपरीत हो जाएगा आपका 3, है ना, क्योंकि देखिएगा कि 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तब जाकर के 7 होगा, क्योंकि मानक पासा में आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते तो जान लीजिए कि मानक पासा जब भी होगा तो क्या करेंगे कि दोनों विपरीत अंकों का योग 7 के बराबर होता है। तो हम लोग उससे पूछा कि 4 का विपरीत कौन होगा, तो 4 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, या फिर 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3, या 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। अगर यही चीज पूछता कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 1 हो जाता। 2 के विपरीत क्या होता, तो 2 के विपरीत हो जाता आपका 5 हो जाता, है ना। तो यहां पे इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 के विपरीत क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा यहां पे कि इतना को इतना लिखा जाता है ना। तो पूछ रहा है कि इतना को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो देखिएगा कि जो काम इसमें और इसमें हुआ है वही काम आपका इसमें और अगला में होगा, वही आपका आंसर होगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, तो इसमें क्या किया गया कि इसको लेकर के ऐसे पलट दिया गया। देखिए तो यहाँ पे ऐसे लेकर के हम इस भाग को लेकर के ऐसे लेकर के हम पलट देते हैं तो ये सब मिल जाएगा। देखिए तो आर के आर है, ए के ए है, सी का सी है, के का के है, ई का ई है और टी का टी है ना। उसी प्रकार हम इसको पलटेंगे तो हो जाएगा ओ बी जे ई सी टी, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सविता एक लड़के का परिचय देती है। उसके मामा के पिता, किसके? सविता के। सविता के मामा और मामा के पिता। तो देखिएगा सविता के मामा, मामा जो होते हैं वह कौन से जनरेशन में होते हैं? माँ बाप के जनरेशन में होते हैं। और माँ बाप क्या होता है कि एक जनरेशन ऊपर होता है, ठीक है। तो माँ बाप को कहाँ रखते हैं हम लोग? एक जनरेशन ऊपर रखते हैं, और वहीं पे मामा होंगे, मामी होंगी, है ना। तो देखिए सविता के मामा, अब मामा के पिता, तो सोचिए कि मामा के पिता को हम लोग क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं। यानी सविता के नाना हो जाएंगे कौन? सविता के मामा के पिता, नाना, ठीक है। मामा के पिता की एकलौती पुत्री का पुत्र है। वह लड़का जो है सविता के मामा के पिता यानी इसका ही नाना, और नाना के एकलौती पुत्री, तो एकलौती पुत्री यहां पे आ जाएगी। एकलौती पुत्री यानी एक ही पुत्री है ये, है ना। तो इसके नाना के एक वो पुत्री है, तो इसका मतलब क्या कि सविता के मां, सविता के मां, क्योंकि मां के पिता को ही क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं। तो सोचिए कि जो सविता के नाना के पास एक ही पुत्री है ये है,
इसका मतलब क्या है कि सविता की मां ही होगी, है ना। उसका पुत्री का पुत्र है, यानी सविता के नाना के पुत्री का पुत्र है वह लड़का। तो पुत्र क्या होता है, एक जनरेशन नीचे होता है। तो सोचिए कि ये सविता के नाना के पुत्री, एकलौती पुत्री कौन, सविता के मां, और मां के पुत्र कौन होगा, भाई, है ना। तो यहां पे बोल रहा है कि उस लड़के का सविता से क्या संबंध है, उस लड़के का किससे, सविता से, यानी सविता उस लड़के को क्या कहेगी। तो यहां पे देखिए कि सविता की यह मां है और मां के पुत्र यानी भाई, तो सविता का यह भाई हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक सीध में 4 मीटर जाने के बाद दाईं ओर 3 मीटर चला तथा फिर वह दाईं ओर मुड़ा। तो देखिए एक व्यक्ति क्या करता है कि एक सीध में जाता है, और यहां पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं दिया है, तो आप चाहे जिधर भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इधर ही ले जाते हैं। तो एक सीध में जाता है और 4 किलोमीटर जाता है, एक सीध में यह 4 किलोमीटर जाता है। जाने के बाद दाईं ओर 3 मीटर चला। इसके बाद क्या होता है कि दाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए ऐसे जा रहा है, दाएं बोलेगा तो दाएं हाथ घुमा देना है और बायां बोलेगा तो बाएं हाथ घुमा देना है, ठीक है। तो दायां गया और 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर मीटर है, ठीक है, तो मीटर ही लिखिए। 3 मीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो देखिए ऐसे जा रहा है ना, दाएं बोलेगा तो दाएं हाथ घुमा देना है। तो इस प्रकार 5 मीटर जाता है, 5 मीटर दाएं मुड़ करके 5 मीटर गया, और अंत में बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अंत में क्या हुआ कि बाएं मुड़ा। तो देखिए ऐसे जा रहा है, बाएं बोलेगा तो क्या, बाएं हाथ घुमाएंगे, तो नीचे देखिए, है ना, और 4 मीटर चला अंतिम में। तो वह अपने आप को पूर्व दिशा में जाते हुए पाता है, ठीक है। तो देखिएगा यह बोल रहा है क्या कि अपने आप को यह पूर्व दिशा में जाते हुए पाता है। अब यहां पे इसके सामने कौन सा दिशा है, पूर्व बोल रहा है, ठीक है। पूर्व बोल रहा है क्या कि पूर्व दिशा में यह अपने आप को समझ रहा है क्या कि ये जा रहा है, ठीक है। तो बताएं कि वह किस दिशा में निकला होगा, यानी किस दिशा में वह चला होगा। तो सोच के देखिए यहां पे कि इस दिशा में चला था, ऐसे, है ना। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं ऐसे, यहां से काल्पनिक एक दिशा ढूंढिए, है ना। और आप देखिएगा कि दाहिने तरफ क्या होता है कि पूरब होता है। तो पूरब जो होगा हम लोग दाहिना हाथ पूरब करेंगे, है ना। यहां पे देखिएगा कि दाहिना हाथ जो होगा यह पूरब होगा और बाएं हाथ ये पश्चिम हो जाएगा। यानी पूरब के विपरीत क्या होता है, पश्चिम होता है। और सामने क्या होता है, उत्तर होता है, और पीछे क्या होता है, ये दक्षिण होता है, ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि किस दिशा में जा रहा था, देखिए उत्तर दिशा में जा रहा था, यहां पे ऐसे, है ना, इधर जा रहा है यानी उत्तर दिशा में जा रहा था। तो आंसर हो जाएगा उत्तर, यानी उत्तर दिशा में यह जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी महीना के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, यानी तीसरा शनिवार 17 तारीख, 17 तारीख जो है वह तीसरा शनिवार है। शनिवार है लेकिन तीसरा शनिवार है, यानी तीसरा शनिवार है ना। तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी, यानी चौथा बुधवार पूछ रहा है कि कौन सा तारीख होगा। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला शनिवार कब हुआ था। तो इससे पहले एक शनिवार रहा होगा 7 दिन पहले, यानी 10 तारीख को। और इससे पहले आप देखिएगा कि 7 दिन पहले यानी 3 तारीख को शनिवार रहा होगा, है ना। 3 तारीख को शनिवार रहा होगा, 4 तारीख को रविवार, 5 तारीख
5 तारीख को सोमवार, 6 तारीख मंगलवार, ठीक है, और 7 तारीख को देखिएगा कि बुधवार रहा होगा, ठीक है, 7 तारीख को बुधवार रहा होगा। क्या इससे भी पहले बुधवार हो सकता है क्या? आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए 2 तारीख को क्या, जैसे 3 तारीख क्या है, शनिवार है, तो 2 तारीख शुक्रवार होगा। 1 तारीख को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। और 1 तारीख से पहले पिछला महीना में चला जाएगा वो, है ना। 1 तारीख से पहले क्या होगा कि पिछला महीना में चला जाएगा, तो बुध तो हुआ नहीं, यानी 1 तारीख को बुध नहीं होगा, यानी बृहस्पतिवार होगा, है ना। तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, 3 तारीख शनिवार, तो बुधवार कितने तारीख को होगा? 7 तारीख को बुधवार हो रहा है, पहला बुधवार, ठीक है। तो पहला बुधवार जो है वह 7 तारीख को है। तो यहां पे पूछ रहा है कि चौथा बुधवार कितने तारीख को होगा। तो देखिए पहला बुधवार जो है 7 तारीख को है, दूसरा बुधवार जो होगा इससे 7 दिन बाद यानी 14 तारीख को होगा, और तीसरा होगा 21 तारीख को, और चौथा होगा 28 तारीख को, यानी 28 तारीख आपका आंसर हो जाएगा, यानी 28 तारीख को चौथा बुधवार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन में दिया गया कि सभी कुर्सियां चाबियां हैं, यानी जितना भी कुर्सी है ना, ये सब चाबी है, यानी जितने भी कुर्सियां हैं वो सब चाबियां हैं। इसका मतलब क्या कि जितना भी कुर्सी है वो सब चाबी के अंदर में है ना। सभी चाबियां गुब्बारे हैं, सभी चाबी जो है गुब्बारा है, गुब्बारा है। कुछ गुब्बारे दर्पण है, कुछ गुब्बारे जो है दर्पण है। तो देखिए इसमें से कुछ गुब्बारा जो है दर्पण है, ठीक है। कुछ दर्पण डेस्क है, कुछ दर्पण जो है यह डेस्क है, और कुछ दर्पण डेस्क है। इस सब के बारे में नहीं बोला है, इसलिए हम इसमें अटैच नहीं किए हैं इसको, है ना। यहाँ पे हम लोग को दर्पण और डेस्क से मतलब है, जबकि यहाँ पे गुब्बारा और दर्पण से मतलब है। तो इसलिए यहाँ पे देखिएगा कि कुछ दर्पण जो है गुब्बारे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि सिर्फ कुछ दर्पण गुब्बारा के अंदर डाले हैं, तो कुछ गुब्बारा भी क्या है दर्पण के अंदर है। लेकिन हम लोग को चाबी और दर्पण से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पे इसको अटैच नहीं किए हैं, यानी कोई भी संपर्क में चाबी और दर्पण के बीच में नहीं है, है ना। तो यहां से निष्कर्ष निकालना है। बोला है पहला निष्कर्ष कि कुछ डेस्क चाबियां हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ डेस्क जो है चाबी है। तो देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा, ये दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। ये कहाँ है और ये कहाँ है, कोई संपर्क नहीं है, और ऐसा चीज बोला भी नहीं गया है, इसलिए पहला जो होगा वह गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा में बोलता है कि कुछ गुब्बारे कुर्सियां हैं, यानी कुछ गुब्बारे जो है वह कुर्सियां हैं। तो देखिए हाँ, कुछ गुब्बारे कुर्सियां भी हो सकता है और कुछ गुब्बारे चाबी भी होगा, है ना। ऐसा होता है कि कुछ गुब्बारे चाबी भी होता है और कुछ गुब्बारे जो हैं वह कुर्सियां भी हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज पूछता कि क्या सभी गुब्बारे कुर्सियां होगी, तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर होना चाहिए पूरा गुब्बारा को, है ना। लेकिन कुछ बोलेगा तो कुछ गुब्बारा चाबी भी होगा और कुछ गुब्बारा कुर्सी भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 निष्कर्ष 2 जो है यह सही होगा। तीसरा देखिएगा कि कुछ दर्पण गुब्बारे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि कुछ दर्पण जो है गुब्बारे हैं। तो कुछ दर्पण गुब्बारे हैं, बिल्कुल है। देखिए कुछ दर्पण जो है गुब्बारे के अंदर है और कुछ गुब्बारा भी दर्पण के अंदर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुछ दर्पण गुब्बारे हैं, तो कुछ दर्पण गुब्बारे बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष जो है 3 सही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन अब दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर ए में है केवल एक अनुसरण करता है, यानी निष्कर्ष जो है केवल एक अनुसरण करता है, तो नहीं, एक तो गलती हो गया है। बी में देखिएगा केवल 2 अनुसरण करता है,
तो नहीं, यहाँ पे 2 और 3 दोनों करता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। सी में देखिएगा केवल 3 अनुसरण करता है, तो नहीं, ए भी गलत हो जाएगा। डी में देखिएगा केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो बिल्कुल सही है, केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बोल रहा है क्या कि 1, 2 और 3 तीनों अनुसरण करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ ड्रम पोस्टर है, यानी कुछ ड्रम जो है पोस्टर है, यानी कुछ ड्रम पोस्टर है। सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, और जितने भी पोस्टर है ये सब खिड़कियां हैं। सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, इसका मतलब जितने भी पोस्टर है सब खिड़की के अंदर है। कुछ खिड़कियां टेबलेट है, कुछ खिड़कियां जो है यह टेबलेट है, तो देखिए कुछ खिड़कियां टेबलेट और सभी टेबलेट किताबें हैं, और जितना भी टेबलेट है ये सब किताब है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि निष्कर्ष में पूछ रहा है पहला कि कुछ खिड़कियां ड्रम है, कुछ खिड़कियां जो है ड्रम है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए कुछ खिड़कियां ड्रम के अंदर दिखाई दे रहा है ना, तो निष्कर्ष 1 आपका सही है। दूसरा देखिएगा कि कुछ किताबें पोस्टर हैं, तो देखिएगा कुछ किताबें जो है पोस्टर है नहीं है, क्योंकि हम लोग को खिड़कियां यहां पे अगर पूछता कि कुछ खिड़कियां किताब है तो है, लेकिन क्या पूछ रहा है, कुछ किताबें पोस्टर है। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पे कुछ किताबें पोस्टर है, तो ना ही पोस्टर और ना ही किताब, यानी दोनों में कोई संपर्क नहीं है, और ऐसा बोला भी नहीं गया है, तो कुछ किताब जो है पोस्टर नहीं होगा, निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा में बोला कि कुछ टेबलेट ड्रम है, तो देखिएगा कुछ टेबलेट जो है वह ड्रम है, तो नहीं है, कुछ टेबलेट जो है ड्रम नहीं है, ऐसा बोला भी नहीं गया है, और देखिए यहाँ पे टेबलेट उधर है और ड्रम इधर है, तो होगा नहीं, इसलिए निष्कर्ष आपका 3 गलत हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में है कि ऑप्शन नंबर ए में कोई अनुसरण नहीं करता है, ऐसा नहीं है। बी में देखिएगा केवल 1 अनुसरण करता है, तो बिल्कुल सही है, केवल 1 अनुसरण करता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिख रहा होगा आपको, इसमें बोला है क्या कि नीचे एक कथन और उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए हुए कथन का तार्किक से पालन करता है। कथन में दे दिया है कि भाग्य वीरों का साथ देता है। भाग्य जो है आप बोलते हैं भाग नसीब, है ना, तो भाग्य जो है वह वीरों का साथ देता है, यह कथन है। अब यहां पे देखिए कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसमें से निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। यहाँ पे कथन को फिर से समझिएगा कि कथन में दे दिया गया कि भाग्य जो है वह वीरों का साथ देता है, जो वीर आदमी होता है उसी को भाग्य साथ देता है, ये कथन का कहना है। अब इसमें से देखिए निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। पहला निष्कर्ष दे दिया है कि सफलता के लिए जोखिम आवश्यकता है। अब सफलता पाने के लिए जोखिम का मतलब क्या है कि जब कुइयां में गिर जाइए, छत पर से कूद जाइए, यानी कहने का मतलब जोखिम बहुत तरह का होता है, तो जोखिम ऐसा नहीं है कि ये सफलता पाने के लिए जोखिम ही उठाया जाए, तो ये कहना गलत हो जाएगा, है ना, यानी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा नंबर देखिएगा कि डरपोक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। अब बताइए, यह डरपोक आदमी, अब ऐसा तो बोला भी नहीं था कथन में, है ना, तो डरपोक आदमी अपने मृत्यु से पहले, यानी जब उसका मृत्यु होने वाला है उससे पहले कई बार मर जाता है, तो ऐसा तो ये चीज गलत है, और यहाँ पे कथन के अनुसार ये चीज गलत हो रहा है। तो यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों में से कोई ही आपका पालन नहीं कर रहा है, यानी उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा
16 नंबर, इसे बोला कि 5 जनवरी 2003 को यदि मंगलवार है तो 3 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 जनवरी 2003 को बोला है क्या कि मंगलवार है ना। कौन सा दिन? मंगलवार। मंगलवार। तो पूछ रहा है कि 3 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले मैंने पहला वीडियो में आपको महीना का कोड, दिन का कोड और सदी का कोड मैंने पढ़ाया था, और यदि आप नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, पहला सेट का, उसमें मैंने आपको बतलाया है। तो ज़्यादा यहाँ पे समय वेस्ट नहीं करते हुए और आगे देखिए बनाते हैं। 5 के 5 लिखना है। इसका जनवरी का कोड क्या होता है? तो 0 होता है। इसका 20वीं सदी का कोड जो होता है यानी 2000 वाला 6 होता है। इसका दाहिने तरफ से 2 अंक लेंगे तो 3 ही होगा, और 3 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो लीप ईयर क्या होगा? 1 भी नहीं होगा, यानी 0 लीप ईयर होगा 3 साल में, है ना। और 7 से हमको भाग देना है, इस सबको जोड़ना है। तो 6 और 3 9, 9 5 14, 14/7 यानी 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर क्या आया? 0, यानी शेषफल क्या आया? 0। और 0 क्या होता है? रविवार होता है। अब देखिए यहाँ पे झूठ बोल दिया। झूठ बोल दिया क्या? आ रहा है रविवार, लेकिन दे दिया क्या कि जब मंगलवार है, यानी कितना दिन बढ़ा करके बोला है? तो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ करके बोला है ना। यानी आ रहा है रविवार, लेकिन बोल रहा है क्या कि मंगलवार है, तो मंगलवार तो है नहीं, यानी रविवार आ रहा है, तो 2 दिन इसमें जोड़ करके बोल रहा है, तब मंगलवार होगा। उसी प्रकार यहां पे हम लोग देखते हैं, इसमें देखिएगा कि 3 के 3 लिखेंगे। इसका अगस्त का कोड क्या होता है? तो देखिएगा अगस्त कौन सा महीना? कौन सा महीना? 8वां महीना। तो यहां पे देखिएगा अगस्त का 2 कोड हो जाएगा। इसके बाद 20वीं सदी यानी 2000 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दाहिने तरफ से 2 अंक लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 साल में कितना लीप ईयर? 2 लीप ईयर, 2 लिख दिए, बटा में 7। ये सबको जोड़िएगा तो 9 और 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 और 3 22, अब बटा में 7। शेषफल कितना आएगा? 7 3 21, 1 बचेगा शेषफल, यानी शेषफल आ गया 1। और 1 पर क्या होगा? सोमवार। 1 जो कोड होता है दिन के लिए वो सोमवार होता है ना। और सोमवार देखिएगा आ गया आंसर। लेकिन 2 दिन आपको इसमें जोड़ करके बोला है, तो इसमें भी 2 दिन जोड़ करके बोलेंगे, तो कोड क्या हो जाएगा? 3। और 3 कोड होता है आपका क्या चीज का? बुधवार का। आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दे दिया है 20 गुने 8 भागे 8 माइनस 4 प्लस 2। तो यहां बोला है क्या कि ये गुना का अर्थ जोड़ है, यानी गुना का अर्थ जोड़ है, तो 20 प्लस 8 लिखेंगे, यानी गुना की जगह क्या लिखना है? जोड़ लिखना है। गुना का मतलब जोड़ है। भाग का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ घटाव है। प्लस का अर्थ गुना है, यानी प्लस का अर्थ यहां पे गुना है। और घटाव का अर्थ भाग है, यहां पे घटाव का चिन्ह है, यानी इसका भाग है। घटाव का अर्थ जो है वह भाग है। तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले भाग का काम होता है, तो 4 दूनी 8। इसका बाद गुना का काम होता है, तो 2 दूनी 4, तो 20 प्लस 8 माइनस 4 28। 20 8 28 में से 4 घटाइएगा तो 24 आ जाएगा, यानी 24 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 से 20 तक के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश पढ़िए, देखिए वहां पे सामने
नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला दिया है कि 6 मित्र अनिल, भरत, राम, दिलीप, कार्तिक और विजय एक दूसरे की ओर मुंह करके एक घेरे में बैठे हैं। ठीक है, यानी 6 मित्र जो है वह एक घेरा में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो घेरा यह गोलाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, यानी गोलाकार यानी वृत्ताकार हो सकता है, या फिर चौकोर हो सकता है यानी वर्गाकार हो सकता है, या फिर आयताकार हो सकता है। तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए 6 मित्र है और आमने सामने है, तो आमने सामने वाला में इस प्रकार बैठाइएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको आमने सामने ये चीज आएगा। ठीक है, देखिए 6 मित्र हो गया। अगर 8 मित्र रहता तो यहां पे भी ऐसे बैठाते। ठीक है, तो 6 मित्र जो है देखिए आमने सामने बैठा हुआ है। इसके सामने ये वाला है, इसके सामने ये वाला है कोना कोनी, इसके सामने ये वाला है ना। दूसरा नंबर में बोला है कि अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में है। अनिल जो है दिलीप और भरत के बीच में है। तो अब सोचिए कि जो अनिल जहां पर होगा वह किसके बीच में होगा? दिलीप और भरत के बीच में होगा, और विजय राम एवं कार्तिक के बीच में। तो यहां पे हम लोग कंफर्म नहीं लिख सकते हैं कि कहां लिखना है। तीसरा देखते हैं कि राम जो है भरत के बाईं ओर तीसरा है। अब देखिए यहां पे एक कंफर्म दे दिया कि राम भरत के बाईं ओर तीसरा है, तो भरत को हम यहां पे लिखते हैं, और भरत के बाईं ओर तीसरा है कौन? राम। तो भरत के बाईं ओर, तो 1 2 3 इधर बाईं होता है ऐसे, यानी क्लॉकवाइज जो होता है बाएं होता है, और एंटी क्लॉकवाइज दाएं होता है। ठीक है, तो भरत के बाएं ओर तीसरा, तो 1 2 3 कौन? राम। राम जो है भरत के बाएं तीसरा है। यानी आप कह सकते हैं अब कि भरत और राम आमने सामने। दूसरा में हम लोग फिर आते हैं कि अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में। तो देखिए अनिल जो है दिलीप और भरत के बीच में। तो यहां पे देखिए कि दिलीप और भरत के बीच में अनिल है, तो सोच के देखिए कि यहां पर भी हम इसको लिख सकते हैं, किसको? दिलीप को। दिलीप यहां पे भी हो सकता है, दिलीप यहां हो सकता है, या फिर यहां पे हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए दिलीप अगर यहां होगा तो भरत और दिलीप के बीच में कौन होगा? अनिल होगा। यहां पर या फिर देखिएगा कि भरत और दिलीप के बीच में क्या होगा? अनिल होगा। तो अनिल या तो यहां होगा, नहीं तो यहां होगा। तो यहां पे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कहां होगा। आगे पढ़ते हैं। और विजय राम एवं कार्तिक के बीच में है। विजय जो है राम और कार्तिक के बीच में है। तो राम यहां पे है और कार्तिक यहां पे है। कार्तिक को अगर हम यहां रखते हैं, चाहे यहां पे देखिए राम है और यहां पे कार्तिक रखते हैं, कार्तिक। ठीक है, तो बोला कि विजय राम एवं कार्तिक के बीच में, यानी विजय जो है राम और कार्तिक के बीच में। तो राम और कार्तिक के बीच में कौन? विजय। तो विजय यहां पे हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए राम और कार्तिक के बीच में कौन है? विजय। और इससे पहले दिया हुआ है कि अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में। अनिल जो है दिलीप और भरत के बीच में है, तो यहां पे अनिल हो जाएगा, अनिल। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विजय एवं दिलीप के बीच में कौन है? विजय और दिलीप के बीच में कौन है? तो राम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर है कि भरत एवं विजय के बीच में कौन है? तो देखिएगा भरत और विजय, विजय यहां पे है ना, ये वाला विजय है। तो भरत और विजय के बीच में कौन है? कार्तिक है ना। तो कार्तिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्तिक दिया हुआ है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भरत विजय के किस ओर है?
भरत जो है विजय के किशोर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विजय यहां पे है और भरत यहां पे है। तो भरत जो है विजय के किशोर है, तो देखिए यहां पे बाएं है, बाएं और दूसरा है ना। तो बाएं और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे कुछ कथन और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको इन कथनों को सच मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न दिखते हो, और फिर यह तय करना है कि दिए गए कौन से निष्कर्ष इन कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन में दिया गया कि कुछ राजा रानियां हैं, कुछ राजा जो है, कुछ राजा रानियां हैं, कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं, और जितने भी रानी जो है वह सुंदर है, सभी रानियां सुंदर है। निष्कर्ष एक में बोल रहा है कि सभी राजा सुंदर है। तो देखिए सभी राजा जो है सुंदर के अंदर है नहीं है, इसलिए निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा। सभी राजा सुंदर कब होता? जब इस सुंदर के अंदर राजा सब होता तब, है ना। अगर ऐसे पूछता कि कुछ राजा सुंदर है तो सही होता, ठीक है। लेकिन यहां पे बोला कि सभी राजा सुंदर है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी राजा सुंदर के अंदर नहीं है। कुछ राजा है लेकिन सभी नहीं। दूसरा देखिएगा कि सभी रानियां राजा है, तो देखिएगा सभी रानियां राजा है नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ रानियां राजा है, राजा के अंदर जो है कुछ रानियां हैं और कुछ राजा भी रानी के अंदर है। तो यहां पे सभी रानियां जो है राजा नहीं है, या फिर सभी राजा रानियां नहीं है। तो दोनों निष्कर्ष गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए हुए कथनों को अध्ययन करें और उनके आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन पहला है कि भी ए से छोटे नहीं है। भी जो है ए से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ए से बड़ा है। भी जो है ए से बड़ा है, बड़ा है तो ऊपर लिखिए और छोटा रहेगा उसको नीचे लिखना है। यानी बोला है क्या कि भी जो है ए से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भी जो है ए से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर भी हो सकता है ना। भी जो होगा ए के बराबर भी हो सकता है, जब बड़ा नहीं है तो बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। डी भी से छोटा है, डी जो है भी से छोटा है, तो भी बड़ा होगा डी छोटा होगा। ए डी से छोटा है, ए जो है डी से छोटा है, यानी डी बड़ा होगा ए छोटा होगा। ए जो है डी से छोटा है, यानी ए जो है डी से छोटा है, ये हो गया आपका। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए में है कि ए भी से छोटा नहीं है, ए भी और डी दोनों से छोटा है। ए जो है भी और डी दोनों से छोटा है। तो यहां पे देखिएगा कि इसको हम लोग सजाते हैं, इसको सजाते हैं, तो यहां पे देखिएगा कि ए जो है डी से छोटा है और डी जो है भी से छोटा है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं कि ए जो है डी से छोटा, यानी ए से बड़ा डी है, डी जो है ए से बड़ा है, और डी से भी बड़ा कौन है? भी है, डी से बड़ा भी है। और यहां पे देखिए कि भी जो है ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ए से इधर होगा। तो देखिए ऐसे भी है ना, बड़ा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए में ए भी से छोटा नहीं है, ए जो है भी से छोटा नहीं है, बिल्कुल छोटा है ना। बी में देखिएगा ए भी और डी दोनों से छोटा है, ए देखिए भी और डी दोनों से छोटा है, बिल्कुल सही है। डी ए और भी दोनों से छोटा है, डी जो है ए और भी दोनों से छोटा है, ये गलत है। डी नंबर ऑप्शन में है कि डी ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा है नहीं है, बड़ा है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ए जो है बी और डी दोनों से छोटा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर। यह आपको बनाने वाला नहीं है, समझने वाला है कि एक कथन और उसके कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए। कथन में कहता है कि आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया। यानी कथन में कह रहा है कि आजकल जो है मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला निष्कर्ष में है कि मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या बढ़ती जा रही है। यानी मोबाइल चलाने वाले जो लोग हैं, यानी मोबाइल यूज करने वाले जो लोग हैं, यूजर्स, क्या उनका संख्या बढ़ते जा रहा है? तो बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि पहले ही आपको बोल दिया कि आजकल जो है मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल फोन जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि जरूरी है तो खरीदारी करेगा, और खरीदारी करेगा तो ऑटोमेटिक है कि जब फोन के खरीदार बढ़ेंगे यानी उपभोक्ता बढ़ेंगे, है ना। तो पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा में देखिएगा कि मोबाइल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मोबाइल जो है अभिन्न हिस्सा बन गया। इसका मतलब क्या है कि यह जरूरत का सामान बन चुका है ना। और ये चीज आपको बोला भी है कथन में, तो ये भी आपका सही होगा। यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि एक महिला ने कहा सोनिया मेरे पिता की, यानी सोनिया जो है मेरे पिता की, कौन? महिला के पिता, महिला के पिता। यानी सोनिया के बारे में वह महिला बोल रही है कि सोनिया जो है मेरे पिता की एकलौती बेटी की बेटी है। सोनिया जो है वह मेरे पिता की एकलौती बेटी। तो सोचिए कि महिला बोल रही है कि मेरे पिता के एकलौती बेटी, यानी महिला के पिता के एकलौती बेटी, यानी उसके पिता के पास एक ही बेटी है। ये है, इसका मतलब खुद ही महिला हुई, है ना, खुद महिला ही हुई। इकलौती बेटी की बेटी है, यानी इसी महिला की बेटी है कौन? सोनिया। क्योंकि सोनिया के बारे में वह महिला बोल रही है कि यह मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी खुद महिला हो गई, और इसका बेटी है कौन? सोनिया। तो बोला है कि वह महिला सोनिया से कैसे संबंधित है? सोनिया से कैसे संबंधित है यह महिला, यानी सोनिया इस महिला को क्या कहेगी? तो मां कहेगी, मां। आंसर हो जाएगा मां, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगर यही चीज बोलता है कि सोनिया जो है इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो जिधर से बोलेगा ना उधर से ही रिश्ता फट जाना है। यहां पे बोला है कि जो महिला जो है वह सोनिया से किस प्रकार संबंधित है, तो सोनिया से मां से संबंधित है, यानी सोनिया की मां है कौन? महिला। जबकि ऐसे पूछता कि सोनिया जो है महिला की कौन लगेगी, तो बेटी हो जाता। तो यहां पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर दोनों है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि मां भी है और बेटी भी है, तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जिधर से बोलेगा उधर से ही आपको क्या करना है कि रिलेशन फट जाना है। जैसे यहां बोला था कि वह महिला सोनिया से, किससे? सोनिया से, तो सोनिया की तरफ से ही जाना है ना। तो सोनिया से किस प्रकार संबंधित है? तो मां का। अगर ऐसे दे देता कि सोनिया जो है महिला से किस प्रकार संबंधित है, तब हो जाता आपका इसका बेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ADC बराबर 12, तो पूछ रहा है BEC बराबर क्या होगा। तो देखिएगा कि ADC अगर इसमें हम क्या करेंगे कि ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ADC जो है इसमें हम क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे A 1 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है और C 3 नंबर पे आता है। अगर तीनों को हम जोड़ते हैं तो क्या 12 आएगा? 4 1 5, 5 3 8 ही हो रहा है ना, 12 तो नहीं आ रहा। लेकिन यदि हम तीनों को गुना कर देते हैं तो देखिए 4 3 12 एकम 12, 12 आ गया।
है ना। उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि बी 2 नंबर पे आता है अल्फाबेट में, ई 5 नंबर पर और सी 3 नंबर पर। ये तीनों को हम यदि गुना करते हैं तो 5 के 15 दूनी 30, यानी बी ई सी बराबर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए आपको निर्देश दिया गया है 26 और 27 के लिए कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। एक इलाके के 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा करनी पड़ती है, यानी एक इलाके में 150 व्यक्ति जो है डेली यानी प्रतिदिन काम के तलाश में यात्रा पर जाते हैं। यात्रा करना पड़ता है यानी गाड़ी घोड़ा से जाना पड़ता है काम के लिए। उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं। 25 जो है केवल बस से ही यात्रा करते हैं, ठीक है। यानी माने चलिए इतना व्यक्ति है जिसमें से 25 व्यक्ति बस से यात्रा करते हैं, ठीक है। चालीस केवल ट्रेन से, 40 केवल ट्रेन से, 40 केवल ट्रेन से। और देखिए ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से, 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, 25 बस और टैक्सी लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि कार भी है और टैक्सी भी है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि 20 जो है टैक्सी और ट्रेन, 20 टैक्सी और ट्रेन, तो टैक्सी हो जाएगा। 20 जो है टैक्सी और ट्रेन, तो देखिएगा यहां ट्रेन से भी और टैक्सी से भी कितना 20। 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं। 30 जो है केवल निजी कार यानी अपना कार से जाता है, 30 उसको यहां पे अलग रखिए कि यह अपना कार से जा रहा है 30 व्यक्ति, ठीक है। 25 बस और टैक्सी लेते हैं, 25 जो है बस और टैक्सी लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि इसको ऐसे लिखते हैं, रुकिए, इसको इस प्रकार लिखिए, है ना। तो हो जाएगा आपका टैक्सी, टैक्सी हो गया। तो 20 जो था वह ट्रेन और टैक्सी था, है ना। जबकि यहां पे देखिएगा कि 25 बस और टैक्सी, तो देखिए यहां पे बस और टैक्सी कितना 25, और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। तो बोला कि उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के लिए केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों का प्रतिशत क्या है, केवल एक ही साधन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक ही साधन, इसका मतलब क्या कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि टैक्सी बस ट्रेन टैक्सी, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी कोई एक साधन, जैसे में पर्सनल कार हो गया, उसी प्रकार बस से हो गया सिर्फ बस, सिर्फ ट्रेन और सिर्फ टैक्सी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं 25 व्यक्ति जो है केवल बस से यात्रा करते हैं। तो 25 व्यक्ति तो यह अलग हो गया, केवल बस से यात्रा करता है 25 व्यक्ति। यहां पे लिखते हैं 25 व्यक्ति केवल बस से, ठीक है। यानी इसमें आपका टैक्सी वाला नहीं है। इसका अर्थ ट्रेन से जो है 40 व्यक्ति केवल ट्रेन से करता है, तो 40 लिख दिए। लेकिन यहां पे देखिए टैक्सी के लिए बोल रहा है कि केवल टैक्सी से यह नहीं करता है, ठीक है। केवल निजी से, तो 30 देखिए यहां पे निजी से, यानी 30 निजी कार हो गया, है ना। अब बाकी बात जो शेष बच रहा है वह किससे यात्रा करता है, तो बाकी बात जो शेष बच रहा है वह आपको यात्रा करता है टैक्सी के द्वारा। तो यहां पे देखिएगा कि हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो 4 और 3 7 और 2 9 यानी 95। 95 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सिंगल गाड़ी से यात्रा करते हैं, जैसे कार हो गया पर्सनल कार,
बस हो गया, ट्रेन हो गया, और यहाँ पे टैक्सी का नहीं है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 95 व्यक्ति हो गया आपका कार, बस और ट्रेन मिला करके, तो 95 इसको हम लिख लिए, ठीक है। अब 150 में से 95 को घटाएंगे। 150 कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है? 150 है। 150 में से 95 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 5, 14 में से 9, 5, ठीक है, 55। तो 55 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि टैक्सी, बस, ट्रेन, टैक्सी से यात्रा करते हैं। तो इसमें से देखिएगा कि 25 और 20, 45 व्यक्ति जो है वह बस और टैक्सी और ट्रेन और टैक्सी से यात्रा करते हैं। तो इसमें से यानी 55 व्यक्ति जो शेष बचा है, इसमें से हम क्या करते हैं कि 45 व्यक्ति को घटा देते हैं, जो कि 25 और 20 जो है ट्रेन, टैक्सी और बस, टैक्सी से यात्रा करते हैं। तो जो बचेगा कितना बच जाएगा? 10, यानी 10 व्यक्ति ऐसे बच गए जो कि सिर्फ टैक्सी से यात्रा करते हैं। देखिएगा 10 व्यक्ति जो बच गया वह सिर्फ टैक्सी से यात्रा करते हैं। तो यहां पे आपसे प्रतिशत किसका पूछ रहा है कि उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परिवहन के लिए केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही साधन का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे में कार, बस, ट्रेन और टैक्सी। तो यहाँ पे देखिएगा कि सभी को जोड़िएगा तो यहां तक के 95 आ गया था, कौन? कार, बस और ट्रेन का, है ना। और इसमें आपको 10 जोड़ दीजिएगा तो 105 हो जाएगा। 105 हो गया। 105 कितना में? तो 150 में। 150 में, यानी 150 में 105 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि क्या करते हैं कि एक ही साधन से, कोई सिंगल साधन से यात्रा करते हैं। प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 से इसको काटिएगा तो 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 35 दूनी 70, यानी 70% लोग ऐसे हैं जो कि कोई एक ही साधन से यात्रा करते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए दूसरा 27 नंबर क्वेश्चन इसी पर आधारित है। इसे बोला क्या कि उन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। उन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी में से टैक्सी के लिए कितना लोग इस्तेमाल करते हैं, तो देखिएगा यहां पे टैक्सी के लिए ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ टैक्सी। अगर सिर्फ टैक्सी बोलता तो 10, सिर्फ टैक्सी बोलता तो 10, लेकिन यहां पे देखिए कि टैक्सी के लिए सिर्फ 10 तो है ही, लेकिन यहां पे देखिए या तो बस मिला तो बस से गया, नहीं तो टैक्सी से गया, यानी बस या टैक्सी दोनों से ये सफर करता है 25। इसका मतलब क्या कि टैक्सी के लिए भी होगा या फिर बस के लिए भी होगा। तो यहाँ पे बोला कि टैक्सी से कितने लोग यात्रा करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ट्रेन से और टैक्सी से 20, है ना। या तो ट्रेन मिला तो ट्रेन से गया, नहीं तो टैक्सी से जाएगा। इसका मतलब टैक्सी पर भी जा रहा है, ट्रेन पर भी जा रहा है, अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि टैक्सी से कुल कितने लोग यात्रा करते हैं, तो 25 प्लस 10 तो करता ही है, अब प्लस में 20, तो हो जाएगा आपका जोड़िएगा तो 20 और 10 30, 30 20 50 और 5 55, यानी 55 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि टैक्सी से यात्रा करते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको इन कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से के साथ मेल खाते हों, और फिर वह यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा इन कथनों से तर्कसंगत है। देखिए कथन दे दिया गया है कि कुछ मोती हीरे हैं, यानी कुछ मोती जो है वह हीरे हैं, यानी इतना सारा मोती है, ठीक है, इतना सारा मोती है। इसमें से बोला कि कुछ मोती जो है हीरा है, इसका मतलब हीरे के अंदर है, कुछ मोती जो है हीरे हैं, कुछ जवाहरात गहने हैं। अब देखिए यहाँ पे जवाहरात ये सब पता नहीं है, गहना पता नहीं है, तो उसको हम अलग लिख लेते हैं। जवाहरात यानी बोला है क्या कि जो कुछ जवाहरात जो है वह गहना है, गहना है। तो यहां से देखिएगा निष्कर्ष 1 में बोल रहा है कि कुछ जवाहरात मोती है,
निष्कर्ष 1 में बोला है कि कुछ जवाहरात जो है वह मोती है। तो देखिए यहाँ पे कोई इससे मतलब नहीं, यानी कोई मेल नहीं खाता है और ऐसे भी आपको कोई रिलेशन ये दोनों में नहीं दिख रहा है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा में बोला है कि कुछ गहने जवाहरात है। तो देखिएगा कुछ गहना जो है जवाहरात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जवाहरात गहना के अंदर है, तो कुछ गहना भी तो देखिए जवाहरात के अंदर नजर आ रहा है, देखिए है कि नहीं। तो निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि सफेद को काला, काले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीज क्या किया गया कि एक दूसरे का यानी वैल्यू दिया गया है ना। सफेद को मान के चलिए कि सफेद को काला कहा जाता है, तो आपको सफेद को काला मानना है। इस क्वेश्चन के अनुसार सफेद अगर बोलेगा तो उसको काला ही मानना है। तो यहां पे देखिएगा कि ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए तो लास्ट में जो चीज पूछता है उसके लिए सिर्फ हकीकत देखना है ना। जैसे मैं लास्ट में पूछ रहा है कि मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है, तो मनुष्य के खून का रंग जो होता है वह लाल होता है, आप जानते होंगे, ठीक है, ये हकीकत मानना है। और लाल के लिए क्या कहा गया है, तो देखिए लाल को पीला कहा जाए, तो आंसर हो जाएगा आपका पीला, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि 30 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था। यानी 30 अप्रैल 2007, 30 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था, है ना। तो देखिएगा यहां पे 30 के 30 लिखेंगे प्लस अप्रैल का कोड क्या, अप्रैल के महीना का कोड होता है क्या होता है 6 होता है ना, प्लस 2000 का क्या होता है 6 होता है, अंतिम से 2 अंक लिखेंगे तो ये 7 ही होगा। और 7 साल में कितना लीप ईयर, तो 1 लीप ईयर और बटा में 7 जोड़ करके आपको भाग दे देना है। तो जोड़िए 30 और 6 36, 36 और 6 42, 42 और 1 43, 43 और 7 50, 50 बटा में 7 यानी 7 7 49, शेषफल बचेगा 1 और 1 कौन से दिन का कोड होता है, तो सोमवार का। आंसर हो जाएगा आपका सोमवार, ठीक है। यानी 30 अप्रैल 2007 को सोमवार था। तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आपको करना है क्या कि ये बिल्कुल शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना है, तब जाकर के आप कुछ सीख पाइएगा। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको लगभग 1-1:30 बजे रात में बन रहा है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।